इसको फुल स्क्रीन कर दूँ। हमारा जैसे कि आज का टॉपिक है कि हम लोगों ने supporting families and parents to engage children in meaningful learning at home। तो जैसे कि टॉपिक से ही हमें नजर आ रहा है कि टॉपिक इज ऑल अबाउट कि हम फैमिलीज को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं या पेरेंट्स को किस तरह से एंगेज कर सकते हैं कि वो घरों में ही अपने बच्चों के साथ किस तरह से ऐसी एक्टिविटीज करें या किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो बच्चे जो हैं वो एंगेज हो जाएं और वो बच्चे जो हैं वो कुछ सीखें। घर में रहने का हर किसी ये मकसद नहीं है कि बच्चे कुछ सीख ना पाए। अगर हम पेरेंट्स को अवेयरनेस होगी, अगर हम पेरेंट्स को पता होगा कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से एंगेज रखना है और हमने अपने बच्चों को किस तरह से एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज हम अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम बच्चों को अच्छे तरीके से, प्रोडक्टिव तरीके से एंगेज रख सकते हैं। आगे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं कि हमारे इस सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जिन चीज़ों पे हम नज़र डाल रहे होंगे या जिन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे होंगे, दोज आर कि हम लर्निंग एक्टिविटीज़ में बच्चों को किस तरह से वैरायटी ऑफ 3 थिंग्स के थ्रू एंगेज रख सकेंगे। इस तरह से ये है कि हम किस तरह से लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल के थ्रू अपने बच्चों को एंगेज रख सकेंगे या कैसे उस मटेरियल को हम घरों पे भी डेवलप कर सकते हैं। और फिर ये कि बच्चों के साथ कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है पेरेंट्स की, हाउ वी कैन कनेक्ट पेरेंट विद देयर चिल्ड्रन, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। हाउ डू वी डू दैट? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इस बारे में बात तो कर ली कि हमने सपोर्टिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है और फैमिलीज ने एंगेज होना है अपने बच्चों के साथ, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वी डू दैट, हम ये सब कर कैसे पाएंगे? तो इसकी एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो जरूरी चीज है समझनी, बीइंग पेरेंट, बीइंग टीचर और बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, कि आपको सबसे पहले अपने बच्चों की नशो नुमा के मराहिल का पता होना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस तरह से परवरिश पाता है, हाउ अ चाइल्ड ग्रोज, understanding your child mind, understand your child's body, understand your child's emotions। जब आपको इन सब चीजों के बारे में, अपने बच्चे के बारे में पिक्चर क्लियर होती है या बच्चों के बारे में आइडिया होता है, तो आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी को सामने रखते हुए वो सब चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं या वो लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिसकी कि उस बच्चे को जरूरत है, नीड है। तो सबसे पहले when we child, first thing we need to know is, if you know your child's developmental domains and age appropriate activities, connecting with your child through activities। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे डेवलपमेंटल डोमेन्स के बारे में हमें पता है, हमें अपने बच्चे की ज़रूरियात के बारे में पता है और फिर हम उसके हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ के बारे में सीखते हैं, तो फिर हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम अपने घरों में ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं जिनसे बच्चा अच्छे तरीके से इन डोमेन्स में नशोनुमा पा सकेगा। फिर हमने उन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू कनेक्ट होना है। अगर हम पेरेंट्स की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो सिर्फ पेरेंट्स बच्चों के साथ बातचीत करके सिर्फ कनेक्ट नहीं रह सकता, उसको कनेक्ट होने के लिए एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, बच्चे को एंगेज रखने के लिए एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। और बेस्ट तरीका पेरेंट्स का कनेक्ट होने का बच्चों के साथ थ्रू एक्टिविटीज़ है। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो 7 डेवलपमेंटल डोमेन्स कौन से हैं जिन आपका बच्चा थ्राइव करता है, जिनमें आपके बच्चे को जिस किस्म की आपके बच्चों को एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। एज फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चा जो है वो 7 डोमेन्स में थ्राइव करता है। वन इज़ कॉग्निटिव, वन इज फिजिकल जिसके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स आ जाती हैं। फिर हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल एंड मॉरल है, सोशल एंड इमोशनल है, सेल्फ हेल्प एंड एडेप्टिव। ये डोमेन्स की बात हो गई कि इन डोमेन्स के अंदर रहते हुए हमारा बच्चा परवरिश पाता है। और अगर हम इन डोमेन्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो हम खुद इतने, हम में नॉलेज आ जाता है, हम में इतनी सेंसिबिलिटी आ जाती है कि हमें हर एक एक्टिविटी, जिंदगी का हर पहलू फील होना शुरू हो जाता है कि हम अपने बच्चे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस डोमेन के हिसाब से, इस एक्टिविटी के थ्रू
कनेक्ट कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, और इस तरह से उसकी नशोनुमा अच्छे तरीके से हो सकती है। अब मैं ग्रेजुअली एक्टिविटीज की तरफ आऊंगी, क्योंकि अगर हम इटसेल्फ बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन मैंने उसको टच जरूर किया है कि डेवलपमेंटल डोमेन के हिसाब से थोड़ा सा एक्टिविटीज की बात करेंगे, ताकि आपको अवेयरनेस आ जाए डेवलपमेंटल डोमेन्स की भी, और उसी के अकॉर्डिंगली जब आप एक्टिविटीज प्लान करें तो वो एक्टिविटीज की भी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वो आपके बच्चे को किस एरिया में थ्राइव कराएगी, क्योंकि ये सब आपस में लिंक्ड। एक्सक्यूज मी मैम शाकिल। जी 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 जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? मुझे अभी आवाज आई। ओके, सो हम फिजिकल डोमेन की सबसे पहले जब बात करते हैं तो हम उसके हवाले से कुछ एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं, ताकि हमें पता हो कि बीइंग पेरेंट अगर हम घर के अंदर हैं और जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर हमें चैलेंजेस का सामना करना भी पड़ता है तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू एटलीस्ट हम अपने बच्चों को इतना सा एंगेज जरूर रख पाएं कि उनके डेवलपमेंटल डोमेन्स इफेक्ट ना करें। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं फिजिकल डोमेन्स की, तो इसमें दो टाइप्स हैं, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट। अगर मैं फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो हम में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि ग्रॉस फाइन मोटर स्किल्स में हमारे स्मॉल मसल्स बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं, एंड इट्स अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्मॉल मसल्स like those of the hands and fingers with the eyes, यानी कि आपके जितने भी स्मॉल मसल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक्टिविटीज हैं जो हमने प्लान की हैं और आप लोग प्लान कर सकते हैं। और वो एक्टिविटीज क्या हैं, किस तरह से आपके ये मसल्स डेवलप होते हैं, इसमें जो आप आज के दौर में तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हर एक के घर में होते हैं, और अगर एज फॉर एग्जांपल बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके घर में नहीं भी हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक बिल्डिंग ब्लॉक्स विद द वुड पीस और समथिंग। मैंने ये पिक्चर सिर्फ ली है जस्ट टू शो यू कि हम किन किन चीजों के थ्रू ये चीजें कर सकते हैं। अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं तो बच्चा क्योंकि उसमें अपने हैंड्स यूज कर रहा होता है और अपनी आईज के साथ देख रहा होता है, अपना हैंड कोऑर्डिनेशन, आई कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है, और इसमें कॉग्निटिव एलिमेंट भी शामिल है। लेकिन क्योंकि मैंने उस हेलो शाफिया। आई एम सो सॉरी खतीजा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो रहा है, तो वो जनरेटर को कनेक्ट होने में 2 मिनट लग जाते हैं। ओके ओके। कैन you guys can see my screen or do I need to share it again? दोबारा शेयर करें, नजर नहीं आ रही। Okay. Now you guys can see? जी। Okay.
तो मैं बात कर रही थी कि जैसे मैं यहाँ पे जितनी भी चीजों की बात करूंगी वो प्रैक्टिकल चीजों की बात करूंगी, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम बेसिक्स की तरफ वापस चले जाएं, Yes, हम लोग we अपने see here. बेसिक्स से बहुत दूर की वजह से हम बेसिक्स से बहुत दूर चले गए हैं। और अगर देखा जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट को अगर आप बेसिक से स्टार्ट करें तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं वो आपको बेसिक से काफी हद तक मिल जाती हैं, और काफी हद तक आप बेसिक चीजों से उसको गेन कर सकते हैं। अब जिससे कि अगर मैं बात करती हूँ कि लेट योर चाइल्ड ईट बाय हिमसेल्फ, हमने अक्सर नोटिस किया है कि हमारे घरानों में ये रिवायत ख़त्म होती जा रही है कि बच्चे खुद से खाना खाएं। और हमें बच्चों को 6 मंथ से भी अर्लियर, जब आप बच्चा हाई चेयर पे बैठना शुरू कर दे या जब बच्चे की सिटिंग पोस्चर डेवलप होना शुरू कर दे, तो आपने बच्चे को मेस का ख्याल किए बगैर कि बच्चा गंद फैलाएगा या बच्चा जो है वो खुद से नहीं खा पाएगा, तो उसको सोचे बगैर बच्चे को एक आदत डेवलप करनी है कि बच्चा खुद से खाना खाए। और जब वो बच्चा खुद से खाना खाता है तो जाहिर है वो अपने मुंह में एक स्पून लेके जाता है या हाथ लेके जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी भी बिल्ड हो रही होती है, फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है, उसके स्मॉल मसल्स बिल्ड हो रहे होते हैं, और इससे काफी फर्क पड़ता है। बच्चा एक तो अर्ली एज में खाना खुद से सीख लेता है, उसका टेस्ट अच्छे तरीके से डेवलप होता है और उसके स्मॉल मसल्स भी डेवलप होते हैं। और माँ बाप की एक बहुत बड़ी टेंशन कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, वो भी सॉल्व होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग खुद से खाना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं फाइन मोटर स्किल्स के हवाले से, तो आप देखिएगा कि प्लेइंग विद प्ले डो हेल्प्स अ लॉट। अगर आपका प्ले डो नहीं खरीदना चाहते, अगर हम लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल की बात करते हैं, तो आप आटा यूज कर सकते हैं। आटा तो हर एक के घर में अवेलेबल है, तो आप आटा, थोड़ा सा आटा गूंद के अगर बच्चे को दे देंगे तो द चाइल्ड कैन प्ले विद इट। और स्पेशली जो बच्चियां हैं वो शुरू से सीख जाती हैं, उनके हैंड मसल्स मूव कर रहे होते हैं, और वो जो रोटी बनाने का तरीका और इस किस्म की चीज़ें बच्चियां उस तरह से प्ले करना शुरू कर देती हैं, जबकि बॉयज़ जो हैं वो भी इसी तरह से चीज़ें सीखते हैं। और यहाँ पर मैं ये चीज़ मेंशन करना सोचती हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्लीज मत कीजिए। आप किसी भी किस्म का जो प्ले है जिसके थ्रू बच्चे सीख रहे हैं, आप जेंडर स्पेसिफाइड मत कीजिए। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं ये तो लड़कियों का खेल है, और अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो लड़कों का खेल है। हमें ये नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को हर किस्म का एक्सपोजर देना है, और उनके एक्सपोजर से देख के हमें ये फाइंड आउट करना है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में फॉल करता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप लड़कों की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त शेफ भी मौजूद है यहाँ, ये सिर्फ लड़कियों का डिपार्टमेंट नहीं है। इसी तरह अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो हमारे पास पायलट्स भी मौजूद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आदमियों का डिपार्टमेंट नहीं है। सो द थिंग इज कि हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ के और ये सोचे समझे बगैर कि ये खेल बच्चों का है या बच्चियों का, हमें अपने बच्चों को थ्राइव करने का कंप्लीट मौका देना है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि बच्चों का फाइन मोटर स्किल्स कैसे डेवलप होगा, तो अगर बच्चे बीड्स के साथ खेलते हैं, घर में आपके मोती होंगे या घर में आपके कोई स्मॉल बीड्स हैं, तो आप बच्चों को दे दें कि वो उनको पुरोना शुरू कर दें। और जब वो बच्चे अपने हाथों से कंसंट्रेशन के साथ, आई कंसंट्रेशन के साथ, हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ उनको परोते हैं, तो डेफिनेटली उनमें एक जो है स्टेबिलिटी आती है उनके हाथों में, उनकी आई कोऑर्डिनेशन में, तो बच्चा ये फाइन मोटर स्किल डेवलप करता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स और 0 to 7 ईयर्स, तो मैं ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि मैंने तो बहुत नोटिस किया कि 5-5 साल का बच्चा, दे आर अनएबल टू ईट प्रॉपरली, दे आर अनएबल टू पोर वाटर नाइसली, दे आर अनएबल टू पिक अप देयर प्लेट्स प्रॉपरली। तो हमें उन सब चीज़ों के लिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग मेहनत करनी है, और ये वो सारी स्किल्स हैं जो हमें बचपन से ही बच्चे को सिखाना शुरू करनी है। इसी तरह जब आप बच्चे को कटिंग के लिए शार्प एंड सिजर, जो राउंडेड सिजर्स होते हैं, पेयर ऑफ सिजर्स होते हैं बच्चों के लिए, अगर आप वो यूज करें, बच्चे को ये मत बताएं कि इस तरह काटो उस तरह काटो, बस बच्चे को एक पीस ऑफ पेपर दे दें विच इज अ वेरी लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल। आपके घरों में अखबार आता होगा, आपके घरों में वेस्ट कोई पेपर्स होंगे, आप बच्चों को दे दें कि वो काटें और वो कटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। Or once they are done, they know how to hold the scissors. Then finally you can give them a straight line, diagonal line, whatsoever. Then they will start cutting on patterns. So you can do that.
मूविंग ऑन टू ग्रॉस मोटर स्किल्स, तो इसी तरह से आपने जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स की अगर आप बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपके बच्चे की जो है ना वो फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो रही। उसके लिए ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए बच्चे के लिए भागना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के लिए जंपिंग बहुत ज़रूरी है, बच्चे का ग्राउंड में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आजकल लॉकडाउन है या प्रॉब्लम है तो घरों के अंदर आप ये कर सकते हैं कि दे कैन हैंग ऑन पाइप्स और दे कैन हैंग होल्ड समथिंग इन हैंड। इससे उनको उनका जो है वो पॉस्चर भी इम्प्रूव होगा और डेवलपमेंट भी होगा। इसी तरह उनके लिए साइकिलिंग बहुत अच्छी है, साइकिलिंग बच्चे कर सकते हैं। आप नीचे देखेंगे तो दे कैन जस्ट प्ले, दे कैन जस्ट ड्रॉ विद अ पीस ऑफ चॉक दिस हुपिंग गेम, और दे कैन जंप और जंपिंग करके दे कैन स्टे एंगेज वेरी वेल इन दिस। तो इस तरह से ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो सकती हैं। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो आप जो है वो रस्सी फैलांग रहे हैं बच्चे, तो दे आर प्लेइंग रियली वेल। अगर आप बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दे देंगे तो ऑफ कोर्स वो रोप को घुमाएं और उसके ऊपर दे जंप, दैट्स फैंटास्टिक सुपर डुपर फिजिकल डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटी और प्ले। बच्चे खेल सकें, इसमें आपका कोई भी मटेरियल यूज नहीं हो रहा सिवाय एक रस्सी के। इसी तरह बच्चों को स्ट्रेट लाइन पे चलना सिखाएं, एक एक्टिविटी में इंगेज कर दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें आप अपने रूम में या अपने ड्राइंग अपने सॉरी लिविंग रूम में। तो आप बच्चों से कहें कि इसके ऊपर वॉक करें। और ये वॉक, ट्रस्ट मी, कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल के बच्चों के लिए एक्टिविटी मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने खुद ये नोटिस किया है कि बच्चे कंसंट्रेशन 6 साल तक, बच्चों का कंसंट्रेशन 7 साल तक डेवलप होता रहता है। अगर आप नोटिस करें, आप उन बच्चों से कहें कि जी स्ट्रेट लाइन पे चलना है, दे आर जस्ट गोना कीप देयर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, देयर लेग्स कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन चल रहा है और वो बच्चे उसके ऊपर वॉक कर रहे हैं और आपने उनको कुछ देर के लिए इंगेज जरूर कर लिया है। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स फिजिकल डेवलपमेंट में एक्टिविटीज आती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम भी देखना था तो आपके साथ थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज में शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ये आपको जरूर काम आएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगर आप ये देखें तो आजकल क्योंकि कोविड के हवाले से भी थोड़ी थोड़ी बात करनी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल जो डेवलपमेंट है, इंडोर जो फिजिकल गेम्स हैं, उसके अंदर आप देखें कि एनिमल योगा बहुत पसंद किया जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, ये उनकी फेवरेट एक्टिविटी है। आप उनको क्या कर सकते हैं, आप उन बच्चों को कह सकते हैं भाई एनिमल वॉक्स करें, जिस तरह से एनिमल वॉक करते हैं, एनिमल वॉक करके दिखाएं। इवन 7 years old कैन डू, 6 years old कैन डू, हॉप लाइक अ फ्रॉग, यू नो, क्रॉल लाइक अ क्रैब, स्टैम्प लाइक एन एलिफेंट, गॉप लाइक अ हॉर्स। तो ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो आप घरों में, आपको इस पे कोई कॉस्ट नहीं आ रही है, आपका सिर्फ इस पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और अगर आप अपने बच्चे का एक स्केड्यूल बना देंगे तो ट्रस्ट मी द किड्स आर गोइंग टू स्टार्ट एंजॉयिंग द एक्टिविटीज, टॉप ऑफ दैट दे आर डेवलपिंग इन देयर पर्टिकुलर डोमेन। इसी तरह से मैं आगे चलती हूँ तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी आप ये देखिए कि फर्स्ट 1000 days की बहुत बात की जाती है और ये पीरियड होता है कंसेप्शन टिल चाइल्ड सेकंड बर्थडे। तो आप ये देखिए कि इसमें भी आपके लिए कितना ज़रूरी है कि पहले 2-3 सालों में आप बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ में एंगेज रखें जो प्ले के थ्रू हो, क्योंकि प्ले के थ्रू जो बच्चा सीखता है वो कभी भी बुकिश नॉलेज के थ्रू नहीं सीख सकता। और हमारा आजकल बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि 3 साल का बच्चा जब स्कूल आता है तो उससे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि द चाइल्ड शुड स्टार्ट राइटिंग, द चाइल्ड शुड स्टार्ट रीडिंग राइट अवे, जबकि इन चीज़ों पे फोकस बिल्कुल कम किया जाता है कि बच्चा इसको एक्चुअली सीखेगा कैसे। तो रट्टा सिस्टम तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि बच्चों के साथ आपको उस रट्टा सिस्टम में जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लेटर ऑन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू एक्टिविटीज़ विद यू। क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा होता है और बहुत तेजी से हो रहा होता है फर्स्ट
3 इयर्स में। तो इसमें आपने अपने बच्चे का जो बूस्ट करना है ब्रेन डेवलपमेंट, वो आप किस तरह से कर सकते हैं कि आप बच्चे के साथ सिंगिंग कीजिए ताकि बच्चे को मौका मिले कि वो वापस आपके साथ, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है। एज आई सेड अर्लियर कि सब को लिंक्ड हैं, कोई भी एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि जब आप बैठे होते हैं, जब आप खाना खा रहे होते हैं, जब आप डाइनिंग टेबल पे होते हैं या आप मैट पे बैठ के खा रहे होते हैं, तो टीच एज यू ईट, यानी बच्चे को आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग बताना शुरू कर दें कि उसका बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए, हेल्दी ईटिंग क्या है, बैठना किस तरह से है, ताकि उसका माइंड उसको सिग्नल देना शुरू कर दे, क्योंकि वो रीइंफोर्समेंट उसके साथ होती चली जाएगी। और जब वो रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस चलता है, द चाइल्ड लर्न, और वो बहुत तेजी से सीखता है, और वो जो चीजें आप उस वक्त बच्चे को साथ साथ गाइड कर रहे होते हैं, वो उसका कोड ऑफ कंडक्ट बन जाता है, जो लेटर ऑन आपको उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से जैसे मैंने पहले बात की, लेट द चाइल्ड गेट मेसी। माओ को इस बात से परेशान नहीं होना कि गन पड़ रहा है, प्लीज आपने बच्चों को मेसी होने दें, बच्चों को टेक्सचर का एक्सपोजर करने दें, फूड का एक्सपोजर करने दें, हाथ लगाने दें खाने को। जब वो ये सब कर रहे होंगे तो डेफिनेटली उनका माइंड को सिग्नल दे रहा होता है, टेस्ट से लेके आपका जो है वो मेसी होने तक का भी सिग्नल दे रहा होता है। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि बच्चा खुद क्लीनिनेस लाइक करना शुरू कर देता है, उसको लगता है कि ये कुछ गलत चीज है जो हो रही है। और जब उस तरह से वो बच्चा सीखता है, आपको कभी भी बाद में उसको इस लेवल पे इंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये गंदा हो गया है, इसको साफ करो। बल्कि अगर बच्चा मैस करता है तो आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चे को क्लीनिंग की तरफ ले आए, बच्चे से कहें कि आप एक वाइप, मैंने 6 मंथ्स के बेबी को भी वाइप पकड़ा के देखा है कि जब वो खाना खा रहा होता है और आप उसको वाइप पकड़ा दें जब वो फिनिश करे, और आप उसे उसके सामने करके दिखाएं कि आपने अपना फेस वाइप करना है, आपने अपनी जगह वाइप करनी है, द चाइल्ड स्टार्ट क्लीनिंग, ट्रस्ट मी, द चाइल्ड स्टार्ट क्लीनिंग। और हमारे पास ये एग्जाम्पल्स मौजूद हैं अपने हमारे चाइल्ड केयर सेंटर में। तो वो बच्चे इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी रिसीव कर रहा होता है सारे सिग्नल्स कि उन्होंने किस तरह से करना है। नेक्स्ट, इसी तरह जो आपने करना है, आपने ये करना है कि आपने बच्चे के साथ खेलना है। माइंड की सारी गेम्स जितनी भी खेल के थ्रू जो हो सकती हैं, वो आपकी उस तरह से बुकिश नॉलेज के थ्रू नहीं हो सकती। रीड, आप बच्चे के साथ रीडिंग करें, आप बच्चे का स्टोरी टाइम रख दें। आगे अभी आएंगे ये सारी बातें। आपने स्टोरी का टाइम एक रख दें कि आपने बच्चे को स्टोरी सुनानी है, बल्कि जब बच्चा वार्म में हो तो आपने स्टोरी टाइम तो उसी टाइम स्टार्ट कर देना है, सो द चाइल्ड कैन लिसन टू यू कि आप क्या कह रहे हैं। चाइल्ड अंडरस्टैंड्स, और वो सारा कुछ उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाता है, और वो बच्चा एंड ऑफ द डे उन सब चीज़ों को एग्जिबिट करना शुरू कर देता है जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा 5 सेंसेस के थ्रू सीखता है। बच्चा जब 5 सेंसेस के थ्रू सीखता है तो वो चीज़ें भूलता नहीं, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। और मेरे ख्याल से तो चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट मेकिंग इट अ पर्सनालिटी पार्ट, मेकिंग इट अ कोड ऑफ कंडक्ट। आप देखिए, अच्छाई बुराई आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी की अच्छाई ही करो, एंड यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी की बुराई ही करो। द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज नीड टू चूज राइट और रॉन्ग, लेकिन वो राइट और रॉन्ग हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग बच्चे में डालना शुरू कर देते हैं, और बच्चा वही चीजें एक्सेप्ट करता है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो इंडोर गेम्स फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप क्या कीजिए, हमने लॉकडाउन को भी सामने रखना है, स्कूल जो बंद हो गए हैं उनको भी सामने रखना है, तो आप बच्चे के साथ बोर्ड गेम्स खेलें। फैमिली टाइम में बच्चे के साथ बोर्ड गेम्स खेलें। प्ले वैरायटी ऑफ बोर्ड गेम्स, जैसे उसमें लूडो आ जाता है, कैरम आ जाता है, मोनोपोली आ जाता है। और मोनोपोली भी आप घर में खुद बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मोनोपोली यू कैन, इफ यू कैन नॉट बाय मोनोपोली यू कैन मेक मोनोपोली। हर एक के घर में एक डिवाइस जरूर है, आप वो यूट्यूब से उसका तरीका सीख सकते हैं। इसी तरह से पुराने वक्तों में वो खेला करते थे बादशाह का गुलाम कौन, समथिंग लाइक दिस। उस किस्म की एक्टिविटीज आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। लूडो में बच्चा
अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है कि मेरे पास अगर नंबर 4 आया है तो मुझे नंबर 4 किस तरह वॉइसली चलना है, वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है और इससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि द चाइल्ड इज इन थिंकिंग प्रोसेस। तो आप ये वाली जो 3 गेम्स हैं ये आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। इसी तरह से हम आगे चलते हैं तो आप बच्चे को कंस्ट्रक्टिव गेम्स में एंगेज रखें, साइंस एक्टिविटीज में एंगेज रखें, प्लान स्टोरी टाइम ऑन डेली बेसिस। यानी कि आपने स्टोरी टाइम तो प्लान करना ही करना है। जब आप स्टोरी टाइम प्लान किया होता है तो बच्चे आपसे काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं, बच्चे आपसे चीजों के हवाले से सवाल जवाब पूछते हैं, उनका दिमाग खुलता है, वो सोचना शुरू करते हैं, रीजनिंग स्टार्ट करते हैं, थिंकिंग एंड रीजनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसी प्रोसेस के थ्रू बच्चा जो है क्रिटिकल एनालिसिस कर पाता है लेटर ऑन लाइफ में। और कंस्ट्रक्टिव गेम्स खेलनी शुरू कर दें, कुछ साइंस की गेम खेलनी शुरू कर दें, तो ये सारी चीजें आपके घर में हो सकती हैं अंडर वन रूफ। जी, I believe the session is going on well. Are you guys okay with it? आप लोग enjoy कर रहे हैं? कुछ productive चीजें आपको नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी चल रही है। Okay. मजा आ रहा है। Now I'm moving on to language development. As I earlier told you guys that I have planned the activities according to the developmental domains so that it help parents कि वो डिसाइड कर सकें कि डेवलपमेंटल डोमेन के हिसाब से किस तरह से वो बच्चों को लेके चल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपकी लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेटिंग है, अर्ली लिटरेसी इमर्जिंग रीडिंग है, अर्ली लिटरेसी एंड इमर्जिंग राइटिंग है। उसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपने क्या करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे जो जरूरी चीज आपने करनी है वो आपने बच्चे के साथ बातचीत करनी है। आई हैव नोटिस दीज डेज कि माँ बाप बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बात नहीं करते, टाइम स्पेंड नहीं करते। लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे जो पहली चीज आती है वो आपके बच्चे को आपका टाइम है कि किस कदर क्वालिटी टाइम आप बच्चे को दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप बच्चों के साथ बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपने बच्चे को मौका दिया है वापस बात करने का या नहीं दिया है। क्योंकि अगर आप बच्चे को बात करने का मौका नहीं देंगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। दूसरा, स्क्रीन टाइम की भी मैं आगे बात करूंगी। अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये कोड जरूर करना चाहूंगी कि जब अगर आप बच्चे को स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं तो तब भी बच्चा जो है वो अंडरस्टैंडिंग में उसको प्रॉब्लम आता है, कम्युनिकेटिंग में उसको प्रॉब्लम आता है, स्पीकिंग में उसको प्रॉब्लम आता है, क्योंकि द चाइल्ड इज यूज्ड टू ऑफ लिसनिंग एंड मोर लिसनिंग, सो ही स्टॉप स्पीकिंग। तो इस चीज के लिए आपको स्क्रीन टाइम लिमिट करना पड़ेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से मैंने एक एक्टिविटी आपके साथ शेयर करती हूँ। कलरफुल विंड चाइम्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये विंड चाइम्स आप घर पे बना सकते हैं, कोई भी बीड्स लेके, किसी भी किस्म की कोई वुड बीच में उसके अंदर डाल के आप इसको बना सकते हैं। और बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आपने इसको करना क्या है, आपने इसको किसी भी हाई जगह पे हैंग करना है और हैंग करने के बाद आपके अगर बेबी है तो बेबी के साथ उसको इंटरेक्ट कराना है और उसको जो है ना जब वो ब्रीज से मूव करेगा या उसका साउंड पैदा होगा तो बच्चा एक तो उसको देख के हैप्पी फील करता है, फिर वो छोटा बेबी जब उसको गिगल करता है, देन ही ट्राइज टू टॉक एंड देन ही ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस। आप इसी एक्टिविटी को जब आगे ले जाते हैं, एक्सपेंड करते हैं बड़े बच्चों के लिए, तो जब वो विंड चाइम बजता है तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका साउंड कैसा है। बच्चा आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, या इस विंड चाइम का साइज क्या है, ये मूव क्यों कर रहा है, ये साउंड इसका प्रोड्यूस क्यों हो रहा है, और अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उस बच्चे को कैसी फीलिंग आ रही है, वो इमोशनली उसके साथ कैसे कनेक्टेड है, या वो अच्छा फील कर रहा है या वो बुरा फील कर रहा है। तो वो बच्चे को मौका मिलेगा बात करने का। तो आपने करना क्या है कि आपने ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी है जिससे बच्चों को मौका मिले कि वो बात कर पाए, और हमें कलरफुल एक्टिविटीज बनानी है ताकि बच्चा एंगेज भी हो सके। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है वो उसका बात करने का ही दिल ना करे, या आप उससे वैसे क्वेश्चनिंग करते रहेंगे तो बच्चा जवाब नहीं देता, लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट या एक चीज उसके सामने रख देते हैं, द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट। तो दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड इट। नेक्स्ट कम्स सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट।
सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं, इसमें सेल्फ अवेयरनेस एंड रेगुलेशन है, सेल्फ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, रिलेशनशिप्स है, अटैचमेंट्स एंड पीयर इंटरेक्शन है, सोशल आइडेंटिटी है और फीलिंग्स ऑफ अदर्स है। मैं थोड़ा थोड़ा टच इसलिए कर रही हूँ आप लोगों को आइडिया हो जाए कि उस डोमेन के अंदर है क्या, एंड देन आई एम मूविंग ऑन टू द एक्टिविटीज। अब अगर हम बात करते हैं सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि हम अंदर रहते हुए, घरों के अंदर रहते हुए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बच्चों के साथ कर सकते हैं। देखिए, बच्चों को लाइफ स्किल सिखाना बहुत जरूरी है। उन लाइफ स्किल में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, उसमें बच्चों से घर का थोड़ा काम करवाइए। हम मदर्स है ना, बच्चों को बिल्कुल छोड़ देते हैं, बच्चों से कहते हैं कि ओके फाइन आई विल डू इट, मदर इज डूइंग एवरीथिंग, फादर इज डूइंग एवरीथिंग, एंड वी आर नॉट ट्रेनिंग देम फॉर लाइफ स्किल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टीच आवर किड्स फॉर लाइफ स्किल्स। उसमें क्या है, आप बच्चे को पॉट्स धोने दीजिए, बच्चे को वैक्यूम करने दीजिए, घर में झाड़ू लगाने दीजिए। इन अदर वर्ड्स, तो बच्चा जो है उसके एक्सर्शंस निकलते हैं, वो एंगेज होता है, उसकी कनेक्टिविटी बिल्ट होती है डोमेस्टिक चोर के साथ, डोमेस्टिक अपने घर वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ। क्योंकि देखिए, अगर आप घर के लिए कोई भी काम कर रहे हैं किसी किस्म का, तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि आप अपनी फैमिली का लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली की केयर कर रहे हैं। और जब आप फैमिली की केयर कर रहे हैं तो आपकी बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आपकी फैमिली के साथ आपकी हो रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड दैट्स हाउ यू कैन डू इट। मूविंग ऑन टू फ्यू मोर एक्टिविटीज। इसी तरह अगर हाँ आप इंडोर सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यूज वेराइटी ऑफ पपेट्स टू डेवलप मल्टीपल सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। देखिए, आप हर एक के घर में कोई ना कोई पेपर होता है, आइसक्रीम स्टिक होती है, अगर नहीं है तो स्ट्रॉ होता है। आप इमोशंस के साइंस बना लीजिए, आप पपेट्स बना लीजिए और उनके थ्रू एक्सप्रेस कीजिए कि हाँ जी मैं सैड हूँ, या मैं हैप्पी हूँ, या मैं हैप्पी क्यों हूँ, मैं सैड क्यों हूँ। और बच्चों ने उसको एक्सप्रेस कैसे करना है आप बच्चों को सिखाइए। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसी तरह अगर मैं आगे चलती हूँ, तो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में आपको पता है कि नेगेटिव रोल कौन सी चीजें प्ले करती हैं। एक पेरेंट को, एक टीचर को इस चीज का पता होना इंतहाई जरूरी है कि इंडोर गेम्स में, सॉरी इंडोर में या आउटडोर में सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में जो चीजें नेगेटिव रोल प्ले करती हैं, वो सबसे पहले आपका स्क्रीन टाइम है। यू नीड टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। क्योंकि अगर आप ऐसा मटेरियल देख रहे हैं, ऐसी चीजें देख रही हैं जो आपके बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से नहीं है और वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो डेफिनेटली बच्चा एंजाइटी में आता है। आपने उसकी एंजाइटी को लोअर करना है, आपने उसके गुस्से पे काबू पाना है। आपको पता है बच्चों में गुस्सा और एक्सर्शन कहाँ से आता है? जब वो कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं जो कि उनको नहीं देखनी चाहिए, और उनके दिमाग में किसी कोने में वो बात फिक्स हो जाती है कि यस ये ऐसा होता है दुनिया में। तो इनिशियली जब आप उनको ये सब कुछ दिखा देते हैं या बता देते हैं, तो वो बच्चों में एंजाइटी और एक्सर्शन डेवलप होती है, गुस्सा डेवलप होता है। तो इट्स बेटर एंड इट्स अ गुड आइडिया टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम। अगर आप बच्चे के स्क्रीन टाइम पे काबू पा लेंगे तो आप काफी सारी चीजें, आपके बच्चे काफी सारी चीजों से बच जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने नोटिस किया है। ये मैं अपने तजर्बात की बुनियाद पे ये थोड़ा सा मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए इंतहाई जरूरी है कि आप डिस्करेज करें ऐसी गेम्स जो बच्चे में एक्सर्शन और हार्मफुल इमोशंस डेवलप कर रहे हैं या एंजाइटी डेवलप कर रहे हैं। आप देखिए, इतनी गेम्स ऐसी आ चुकी हैं जिसमें फाइट है, जिसमें एंजाइटी है, जिसमें मार कुटाई है, दे आर जस्ट फाइटिंग, फायरिंग। उससे बच्चे में सबकॉन्शियसली एंजाइटी डेवलप हो रही है, सबकॉन्शियसली एक्सर्शन डेवलप हो रहा है, सबकॉन्शियसली गुस्से के इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। आपने ऐसी गेम्स से परहेज करना, आपने ऐसी गेम्स बच्चों को नहीं खेलने देनी। आपने कोशिश करनी है कि आपके बच्चे ऐसी गेम्स नहीं खेलें। आप उनके लिए कोई सॉफ्ट गेम्स का इंतजाम करें, आप उनके लिए कोई सॉफ्ट चीजों का इंतजाम करें ताकि बच्चे पोलाइट डेवलप हों। आपके बच्चे अगर पोलाइट होंगे
तो आप माशरे को एक प्रोडक्टिव सिटीजन दे रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा कुछ सोचने समझने के लायक होगा। हमारे माशरे में एंजाइटी और गुस्सा इस कदर परवान चढ़ चुका है कि उसकी वजह से हम गुस्से में, वो जो कहते हैं कि गुस्से पे जिसने कंट्रोल पा लिया वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो गया। तो आपने अपने बच्चे को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर उसके गुस्से और ऐसे एंजाइटी वाले इमोशंस और एक्सर्शन वाले इमोशंस पे काबू पा लिया, तो आपका बच्चा डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा लाइफ में इंशाल्लाह ताला। इसी तरह ये जो फायर गेम्स हैं, आपको पता है ये गन्स मिलती हैं और इस तरह के प्लास्टिक टॉयज मिलते हैं जो बच्चों में हार्मफुल इमोशंस डेवलप करते हैं और बच्चे को सुपीरियर बनाते हैं। यस आई विल शूट यू और समथिंग लाइक दिस। आप काइंडली ऐसे टॉयज से परहेज कीजिए, बच्चे को ऐसे टॉयज गिफ्ट मत कीजिए या ऐसी गेम्स मत बच्चे के साथ खेलें जिसमें ये सब टेरर इन्वॉल्व हो या एंजाइटी इन्वॉल्व हो। ऐसी चीजों से परहेज कीजिए। इसी तरह सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। हमने अपने चाइल्ड केयर में भी ये प्रैक्टिस बनाई हुई है कि घर के कोने में एक ऐसा कॉर्नर बनाइए जिसको हम काम कॉर्नर कहते हैं। सेट अप अ काम कॉर्नर एट योर होम। आपके बच्चे को अगर गुस्सा आ रहा है, एंजाइटी डेवलप हो रहा है, एक्सर्शन डेवलप हो रहा है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको डांटें, आप उसको कहें ऑफ टू द काम कॉर्नर। ये उसकी सजा होगी, जो कि उसकी सजा नहीं होगी। आई मीन यू आर जस्ट गिविंग योर चाइल्ड अ क्वालिटी प्रोडक्ट। इवन कि वो बच्चा गुस्से में, इवन कि वो बच्चा एंजाइटी में है, आप एक इतना खूबसूरत सा छोटा सा कॉर्नर अपने घर में लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल का बना दीजिए जो कि उसके बच्चे के लिए एक सेफ प्लेस कॉल, और उसमें एक ऐसे छोटे छोटे पोस्टर्स लगा दीजिए, एक बिन बैग रख दीजिए जिस पे बच्चा बैठ सके और आप उसे कहें कि क्योंकि यू आर आउट ऑफ योर इमोशंस यू कैन गो टू काम कॉर्नर। आप बच्चे को काम कॉर्नर पे भेज दीजिए। लेट द चाइल्ड सिट अंटिल ही कम्स बैक विद कंट्रोल्ड इमोशंस। वो बच्चा अपने कंट्रोल्ड इमोशन के साथ जब आपको एक पॉजिटिव साइन दे, यस ममा आई एम ओके नाउ, लेट द चाइल्ड कम आउट। आपको उसको पैम्पर करने की जरूरत नहीं है, उसको मजीद बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। अगर उसको गुस्सा आया हुआ है तो अक्सर मैंने मदर्स को देखा, फादर्स को, ओके बेबी आई एम सॉरी। व्हाई? सॉरी इज अ गुड आइडिया, but please when you are right, do not say sorry to your child, because the child is habitual to listening to sorries, and when the child is habitual to listening to sorry, वो हर चीज में एक्सपेक्ट करेगा कि मैं ठीक हूँ और पेरेंट्स गलत या टीचर गलत। तो प्लीज एक वो अपना इमेज जरूर अपने बच्चे के साथ बिल्ड रखिए और बच्चों को आप इस तरह से इनके इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं या उनको सिखा सकते हैं कि उन्होंने अपने इमोशंस को एग्जिबिट किस तरह से करना है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने बात की है सारी की सारी कि हम किस तरह से, अगर हमारे डोमेन्स हैं, डेवलपमेंटल डोमेन्स हैं, तो उन डोमेन्स को सामने रखते हुए हम किस तरह से बच्चे की हेल्दी नशोनुमा कर सकते हैं विद एक्टिविटीज। अब मैं जो आपसे बात करने जा रही हूँ, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ टीचर्स ट्रेनर टू एंड देन मॉन्टेसरी एक्सपर्ट ऑल्सो। तो अब मैं आपके साथ जो बात करने जा रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के तहत EPL के हवाले से मैं बात करूँगी कि जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं प्रैक्टिकल लाइफ की, उनके थ्रू आप बच्चों को किस तरह से खूबसूरती से इन सब डोमेन्स में लाइफ स्किल्स के साथ उनको सेट इन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर EPL की बात करती हूँ, एक्सरसाइजेस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, तो इसके हवाले से आगे चलें तो हमें मीनिंग एंड पर्पस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस का ये होता है, जो एम होता है वो ये होता है कि बच्चे को वो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट में हेल्प करता है और इंडिपेंडेंट बनाता है सोसाइटी के नॉर्म्स अडॉप्ट करने में। इसी तरह वो क्या करता है कि एड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इंटेलेक्ट and concentration ko, and also help the way of thinking in order to allow the child to be a fully functional member in his own society. आप ये देखिए, हमारा सबसे बड़ा डिलेमा इस टाइम ये है कि हम बच्चों को डिग्रीज तक तो कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, अच्छे से अच्छी डिग्री करे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है या मीनिंग ऑफ लाइफ है, ये जो जिंदगी को गुजारने का तरीका है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो हम कहीं खो देते हैं। हमारा बच्चा बिल्कुल ऐसा एक सुपीरियर किस्म का बच्चा बन के बैठ जाता है जिसके साथ हमें खुद डील करने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और फिर हम कहते हैं कि वाओ व्हाट वी हैव डन विद आवर चाइल्ड।
ये जो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सरसाइजेस हैं, आई वांट एवरीवन कि आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें और करके देखें। इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स नज़र आएंगे। अच्छा, हम लोगों ने ये जो ग्रुप्स ऑफ EPL हैं, एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, इसमें 4 किस्म की चीज़ें हैं। प्रिलिमिनरी एक्सरसाइजेस हैं, अप्लाइड एक्सरसाइजेस हैं, ग्रेस एंड कर्टेसी है, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट है। मोर और लेस ये डोमेन्स में फॉल करती हैं, लेकिन मैंने इनको सेपरेट इसलिए रखा है कि मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे EPL एक्सरसाइजेस का दे सकूं कि बेसिकली EPL एक्सरसाइजेस हैं क्या। अगर मैं आगे चलती हूँ, EPL एक्सरसाइजेस सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सरसाइजेस। आई एम सॉरी, कुछ वर्ड्स में मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत अटक जाता है, सो बेयर विद मी। तो इन एक्सरसाइज में आपने करना क्या है, द चाइल्ड लर्न्स द बेसिक मूवमेंट सच एज फोल्डिंग एंड कैरिंग, as for example carrying a mat, carrying a table, unrolling, rolling a mat, carrying a chair, sit and stand from chair। ठीक है, तो ये सारा जो है ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, वो मूवमेंट सीखता है बच्चा, उठने बैठने के आदाब सीखता है बच्चा, डाइनिंग टेबल पे बैठने के तरीके सीखता है, खाने पीने के तरीके सीखता है, फोल्डिंग एंड कैरिंग थिंग्स सीखता है। और अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये तो बच्चा सीख ही जाता है। देखिए, बच्चा सीख तो जाता ही है, लेकिन एक महज़िब पर्सनालिटी बनाने के लिए, या एक पर्सनालिटी जिसको ग्रूम्ड पर्सनालिटी कहते हैं, बनाने के लिए अगर हम ये सारी चीज़ें बच्चे के साथ करना शुरू कर दें, तो आप यकीन कीजिए कि आपका बच्चा इंशाल्लाह ताला जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा बच्चा होगा। आगे इसी तरह हम इन्हीं को कैरी ऑन करते हैं, तो इसमें कैरिंग अ ट्रे, कैरिंग अ जग, पोरिंग अ वाटर, ओपनिंग डोर, टर्निंग पेजेस ऑफ बुक। आपने नोटिस किया होगा, देखिए बच्चे जोर 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 से दरवाजे मारते हैं। लोगों को लगता है यार ये कोई सिखाने की बात है। आप यकीन कीजिए, मॉन्टेसरी टर्म में ये सिखाने की बात है कि आपने बच्चे को दरवाजा बंद करने का तरीका सिखाना है, आपने बच्चे को ट्रे कैसे कैरी करना है, किस होल्ड के साथ, किस ग्रिप के साथ करना है वो सिखाना है, जग कैसे पकड़ना है, जग में से पानी ग्लास में कितना जाना चाहिए वो तरीका, ये सब चीजें हम सिखाते हैं मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में। इसी तरह बुक्स को आप देखिए, बच्चे इस तरह से बुक्स को टर्न करते हैं कि कुछ अरसे बाद आप किताबें देखें तो वो फटी हुई होती हैं। तो बच्चों को ये सिखाना कि बुक को किस तरह से रखना है, किस तरह से खोलना है, किस तरह से उसके पेजेस को पलटना है, ये सारे एटिकेट्स हैं, ये सारे मैनर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका है जो हमने बच्चों को सिखाना है। ओपनिंग बोटल्स, ओपनिंग बॉक्सेस, वही स्मॉल मसल्स की बात हो रही है। फोल्डिंग क्लॉथ्स, अब देखिए बच्चों को आप शुरू से कपड़े तय करना सिखाएंगे, आधी जिंदगी तो आपकी वैसे ही आसान है। अगर बच्चे का कबर्ड अरेंज होगा, ये लाइफ स्किल्स है ना, बच्चे का कबर्ड अरेंज होगा, उसने फोल्ड करना, क्लोथ्स को फोल्ड कर रहा होगा, और वो कपड़े जो है वो सीख लेगा कि उसने वाइट कपड़े किस तरफ रखने हैं, कलर्ड कपड़े किस तरफ रखने हैं, तो योर लाइफ इज इजी। आप हर कोई अपने स्पेक्ट्रम में काम कर रहा है। तो इसी तरह से पोरिंग ग्रेन्स और बच्चों का ये सब खेलना सीखना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट हमारी आ जाती है अप्लाइड एक्सरसाइजेस। अप्लाइड एक्सरसाइजेस में हम क्या करते हैं, the child learn about the care and maintenance that helps everyday life. These activities are, for example, the care of a person, जिसमें वॉशिंग हैंड्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी अपनी सारी केयर आ जाती है, जिसमें आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग आ जाती है, जिसमें आपका पर्सनल हाइजीन आ जाता है, जिसमें आपने अपने आप को साफ सुथरा कैसे रखना है, आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे रखना है, अपने स्टफ को ऑर्गेनाइज कैसे रखना है। एंड केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, केयर ऑफ द इन्वायरमेंट यानी कि आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर साफ होना चाहिए, वो किचन साफ होनी चाहिए, डिशेस वॉश होनी चाहिए, टेबल डस्टिंग होनी चाहिए, फ्लोर मॉपिंग होनी चाहिए। आपके घर में दरख्त लगा हुआ है तो वो बढ़ रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, नहीं फूल रहा है, उसमें को पानी देने की कब जरूरत है, प्लांट्स की कैसे लुक आफ्टर करनी है, ये सब चीजें जो हैं वो अप्लाइड एक्सरसाइजेस में शामिल होती हैं। और आप सिर्फ ये इमेजिन कीजिए कि जब आपका बच्चा ये सब कुछ सीख लेता है और वो अपनी पार्ट ऑफ लाइफ इन चीजों को बना लेता है, तो एक बंदे की लाइफ किस लेवल पे आसान हो जाती है। और फिर इसके बाद आप उसको जब पढ़ाई सिखाते हैं तो बच्चा किस लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड होगा, और वो पढ़ाई में भी ऑर्गेनाइज्ड होगा, सिविलाइज्ड चाइल्ड। आप सिविलाइज्ड जनरेशन की बात करते हैं, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू develop a civilized
generation. आगे बात करते हैं grace and courtesy की. तो in grace and courtesy exercises, the children work on interaction with people. कि आपने लोगों के साथ बातचीत का सलीका क्या है, आपने किस तरह की बात करनी है, किस तरह की बात नहीं करनी है, और आपने किस तरह से courteous attitude रखना है. जैसे कि कर्टियस बिहेवियर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं. अब देखिए कोविड के हवाले से हम बात करें तो हमारे बड़े बड़े भी हैं जो जब स्नीज करते हैं तो समटाइम्स हाथ आगे नहीं रखते. ये हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मॉन्टेसरी एक्सरसाइजेज में बच्चों को सिखाते हैं. स्नीज कैसे करना है, ग्रीटिंग अ पर्सन कैसे कैसे वार्मली एक पर्सन को वेलकम करना है, थैंक यू कैसे कहना है, एक्सक्यूज मी कैसे करना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, यॉर्निंग कैसे करनी है, कफिंग कैसे करनी है, इसी तरह से हेल्प कैसे ऑफर करनी है, एडमायरेशन. यानी आप देखिए कि हम लोग किसी को एडमायर नहीं करते, हम कहते हैं यार छोड़ो बस ठीक है अच्छा कर रहा है, लेकिन कभी भी एक्सप्रेसिंग एडमायरेशन कि जो बंदा जिस डोमेन में काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट कैसे करना है. अगर ये सब चीजें आप बच्चे को शुरू दिन से सिखा देते हैं तो आप सोचिए कि बच्चा किस कदर कंप्लीट एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है. इसी तरह कंट्रोल ऑफ मूवमेंट पे अगर हम बात करते हैं तो मैंने ऊपर भी फिजिकल एक्सरसाइजेज में फिजिकल डोमेन में ये एक्सरसाइजेज भी आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं कि इससे बच्चा क्या सीखता है. द चाइल्ड लर्न्स अबाउट हिज ओन मूवमेंट, लर्न्स हाउ टू रिफाइन हिज कोऑर्डिनेशन थ्रू सच एक्टिविटीज एज वॉकिंग ऑन द लाइन. तो ये सब मॉन्टेसरी ईपीएल एक्सरसाइजेज में ये सब कुछ कवर होता है, ये सब चीजें कवर होती हैं. और ये सब चीजें कवर होती हैं एंड दैट्स व्हाट यू कॉल एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ. यानी कि आपने डेवलपमेंटल डोमेन को जब एक्सरसाइजेज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मिंगल कर दिया, यानी कि उनको ऑल टुगेदर कर दिया, और वंस यू गोना स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज एक्टिविटीज विद योर चिल्ड्रन, यू विल सी मार्वेलस रिजल्ट्स. मार्वेलस रिजल्ट्स आपको वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे आप अपने बच्चों की नशोनुमा करना चाह रहे हैं. अब कुछ चीजें जो मैं एक दो आपके साथ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सेट अ रूटीन एंड सुपरवाइज योर चाइल्ड्स प्ले. इसमें पेरेंट्स, अक्सर मैंने पेरेंट्स को देखा है कि बहुत गलती हमसे हो जाती है कि हम बच्चे की रूटीन सेट नहीं करते. खेलने की भी एक रूटीन होनी चाहिए और फिर उनको सुपरवाइज करना भी बहुत जरूरी है कि वो किस किस्म का खेल खेल रहे हैं. जैसे कि मैंने ऊपर बात की है कि वो कोई ऐसा खेल तो नहीं खेल रहे जिनसे उनमें गुस्सा या एंजाइटी जैसे इमोशंस डेवलप हो रहे हैं. तो ये भी हमें लुक आफ्टर करना बहुत जरूरी है. बी अ प्ले बडी, because families who play together are more cooperative, supportive and have better communication skills. इसी तरह से आपने बच्चे के साथ प्ले बडी बनना है, बच्चे के साथ खुद खेलना है, बच्चे के साथ खुद इंटरेक्ट करना है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो लैंग्वेज कौन से इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसका बॉडी पॉस्चर ठीक है या नहीं, अगर वो दौड़ता है तो उसको कोई मसला तो नहीं है, अगर वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है तो उसको कोई मसला तो नहीं आ रहा, अगर वो थिंकिंग रीजनिंग कर रहा है तो किस लेवल की थिंकिंग रीजनिंग कर रहा है, उसमें आप क्या रोल, आप क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं, बीइंग फादर, बीइंग मदर, बीइंग फैमिली, और आप उसको किस तरह से थिंकिंग रीजनिंग की तरफ ला सकते हैं. इसी तरह शो नो जजमेंटल एंड नॉन क्रिटिकल एटीट्यूड्स टुवर्ड योर चाइल्ड. ये मैं पेरेंट्स से बार बार कहूंगी कि प्लीज जजमेंटल ना हो जाया करें अपने बच्चों के एटीट्यूड्स को लेके. वी आर द वन हु आर गोइंग टू एग्जिबिट एंड द चाइल्ड विल लर्न. आपने किसी जगह जजमेंटल नहीं होना, या बच्चे को एक्यूज करना नहीं स्टार्ट कर देना, या बच्चे को पॉइंट आउट करना नहीं स्टार्ट कर देना कि तुमने इस तरह क्यों किया. रादर देन वी नीड टू फाइंड आउट द वेज हाउ टू टीच चाइल्ड नॉट टू डू अ सर्टेन थिंग एंड टू डू अ सर्टेन थिंग. तो ये हमने क्रिटिकल एटीट्यूड से बाज रहना है, क्योंकि जब आप क्रिटिकल एटीट्यूड्स बच्चों पे थोपना शुरू कर देते हैं, हर चीज पे क्रिटिकल इवैल्यूएशन बच्चे की स्टार्ट कर देते हैं, तो एंड ऑफ द डे रिमेंबर दिस थिंग, द चाइल्ड इज चाइल्ड एंड ऑफ द डे, एंड ही इज गोना डू फ्यू थिंग्स व्हिच आर चाइल्डिश एंड दैट दोस आर एक्सेप्टेबल. इसी तरह आगे चलते हैं. ऑलवेज encourage the child while playing. encourage करें. अगर वो खेल रहा है तो हर वक्त, मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि वो कहते हैं क्या तुम हर वक्त खेलते रहते हो. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि क्या तुम हर वक्त खेलते रहते हो, डिजाइन एन एक्टिविटी जिसमें वो पढ़े, वो सीख भी ले, उसकी लर्निंग भी शामिल हो. तो दैट्स हाउ यू कैन वर्क ऑन इट. इसी तरह enjoy the family time you have due to this pandemic and support each other. ये जो पेंडेमिक में आपको टाइम मिला हुआ है,
आप फैमिली टाइम कीजिए और सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, ट्रस्ट मी। वेल, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये प्रोडक्टिव सेशन रहा होगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इससे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल अगेन to Pakistan Alliance for Early Childhood and Ms. Khatija Khan for inviting me on the platform to share my experiences and share my day-to-day routines कि हम डेली बेसिस पे किस तरह से बच्चों के साथ डील कर रहे होते हैं। तो योर क्वेश्चंस आर वेलकम, और अगर आपको कोई सजेशंस हैं दोज आर वेलकम, और अगर आप अपना इनपुट देना चाहते हैं तो दोज आर वेलकम टू। ओवर टू यू Mahwish, I believe she's coordinating. Thank you. Thank you so much, Ms. Shafia Rafiq, for this wonderful presentation. अब हम क्यूरीज की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट, तो आप रेज हैंड की ऑप्शन यूज करें या फिर आप हमें चैट में भेज सकते हैं। जूम ग्रुप चैट की ऑप्शन सबसे एंड पे आती है। किसी का कोई सवाल, कोई कमेंट? असफर जहरा लिखती हैं, इनका कमेंट है तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। EPL is really an effective terminology to understand about the early childhood life skills. Effective suggestions indeed. Awesome work, Shafia. Sorry, I'm sorry, there is some distortion, Mahwish. जी, उनका कमेंट था जो मैंने पढ़ के सुनाया, वो बेसिकली अप्रिशिएट कर रही थी। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप रेज हैंड की ऑप्शन यूज करें या फिर हमें आप चैट में सवाल भेज सकते हैं। या आप मैम अपना माइक अनम्यूट करें और मैम शाफिया से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम शाफिया, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही थी। कुछ बच्चे जो है ना, जब वो स्कूल में या फिर घर में थोड़ा सा लाउड बोलेंगी बेनज़ीर, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है। मैम शाफिया, मुझे आपसे क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे जैसे स्कूल में या फिर घर में भी कुछ बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि उनमें ना वो एक एक्टिविटी करते हैं तो उनमें ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं होती। वो उस एक्टिविटी को छोड़ के, बीच में छोड़ के कुछ और करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसको भी कंप्लीट नहीं करते। इस तरह के मैंने बच्चे देखे हैं। तो किस तरह जो है उन की कंसिस्टेंसी को हम जो है ना बरकरार रख सकेंगे? ओके बेनज़ीर, इसमें इस तरह से है कि अगर आप नोटिस करें तो छोटे बच्चों का कंसिस्टेंसी स्पैन वैसे भी इतना नहीं होता, क्योंकि ये उनके डेवलपमेंटल का एक स्टिग्मा है। हमें उस हवाले से भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देखिए कि आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी प्लान नहीं करनी जो बहुत लंबे पीरियड के लिए हो, क्योंकि अगर आप उनको मल्टीपल एक्टिविटीज भी देंगे, एज फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को ऑलरेडी पता होगा कि इसके बाद मेरे पास कौन सी एक्टिविटी आने वाली है, तो तब भी इंटरेस्ट लूज होता है। अब जैसे हम करते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक सरप्राइज सा तरीका रख देते हैं कि ओके फाइन, ये एक्टिविटी जो बच्चा कंप्लीट करेगा देन वी विल बी मूविंग ऑन टू इवन बेटर देन दैट एक्टिविटी। तो उससे होता क्या है कि बच्चा थोड़ा सा कंसंट्रेशन आना शुरू हो जाता है बच्चे में, और बच्चा जो है वो करना शुरू हो जाता है। लेकिन बच्चे को मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है, मोटिवेट उनको कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए मोटिवेट करना इंतहाई जरूरी है। अगर आप बच्चे को मोटिवेट करते रहेंगे, यस यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। जैसे मैंने सुपरवाइज प्ले की बात की, तो सुपरवाइज प्ले में ही बच्चा कंसिस्टेंसी कर पाएगा। जब वो खुद से खेलना शुरू कर देता है या खुद से आप उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दें, तो वो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं गुजारता और वो उस गेम को छोड़ देता है। लेकिन अगर आप सुपरवाइज करते रहेंगे, इनकरेज करते रहेंगे, तो ना तो सिर्फ ये है कि वो उसको कंप्लीट करेगा, बल्कि अगर आप उसको मोटिवेशन देंगे कि यस वी हैव सम सरप्राइज फॉर यू, यस वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू, वंस यू कंप्लीट दिस वी हैव समथिंग एल्स फॉर यू, तो आप यकीन कीजिए कि कंसिस्टेंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। जी बेनज़ीर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू मैम। यू वेलकम।
मैम बच्चों में एक बड़ा मसला आता है कि वो अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो उनके कजन्स वगैरह होते हैं उनसे भी काफी बातें सीखते हैं, काफी हैबिट्स सीख लेते हैं, इमोशंस उनसे भी सीखते हैं। तो उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे ने अब काफी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ और कजन के साथ गुजारना ही होता है। तो हो सकता है उनमें कुछ ऐसे इमोशंस हों जो हमारे बच्चे में भी आ सकते हैं। तो ऐसी बिल्कुल सिचुएशन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इस तरह से है, मोहम्मद सफदर साहब, राइट? यस यस, मोहम्मद सफदर। जी, सफदर साहब, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, जो सोशल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम सबको ये चीज पता है कि हमारे बच्चे ने अच्छे बुरे हर तरह के माहौल में जाना है, राइट? तो इसमें होता क्या है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इसमें इस तरह से रोल प्ले कर सकता है कि अगर आप सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप वो सारी चीजें बच्चों में राइट फ्रॉम द बिगनिंग सिखाना शुरू कर देंगे, तो आपका बच्चा आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है कि ये बात गलत है या ये बात सही है। फर्ज करें कि आपका बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये बात, अगर उसने कुछ गलत सीख ली है, तो आप उसको रीइंफोर्समेंट के मेथड से सिखा सकते हैं, डायरेक्टली पॉइंट आउट किए बगैर। हमारा बच्चा उसमें एक चीज में स्टबननेस इसलिए आ जाती है कि हम पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा, आप तुमने उस फलाने से ये चीज सीख ली है, आपने अपने फलाने कजन से ये चीज सीख ली, आप में तो ये नहीं था। वो बच्चा जब पॉइंट आउट होता है तो उसकी वो चीज खत्म होने की बजाय स्ट्रेंथन हो जाती है। तो बीइंग पेरेंट आपने ऑब्जर्वेशन रखना है, ऑब्जर्व करना है कि उस बच्चे ने वो चीज कहाँ से सीखी। जब आपको पता चल जाए कि ये बच्चा यहाँ से सीख रहा है, तो आप ना सिर्फ अपने बच्चे को बल्कि दूसरे बच्चे के साथ भी थोड़ा सा टाइम निकालें कि आप उनको भी किसी एक्टिविटी के थ्रू इंगेज करें, किसी एक्टिविटी के थ्रू सिखाएं कि बेटा ये गलत बात है। देखिए, हमारा सोसाइटी भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर बच्चों की नशोनुमा की बात करते हैं तो हम कलेक्टिवली बात करते हैं, हमारे ऊपर सोसाइटी के भी कुछ ड्यूज हैं जो हमने क्लियर करने हैं। और कजन्स तो ऐसा रिश्ता है, या दोस्त तो ऐसा रिश्ता है कि अगर आप उनमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे तो उनके पेरेंट्स भी आपको दुआएं देंगे और एक कम्युनिटी भी अच्छी डेवलप होगी। थैंक यू, आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। वी मच थैंक्स मैम। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि जिन्होंने हमें फेसबुक के थ्रू ज्वाइन किया है, वो भी लाइव सेशन के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना सवाल वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं ताकि हम यहाँ पे स्पीकर से वो सवाल पूछ सकें। मैम फेसबुक पे की रिकॉर्डिंग होगी ना सेशन की? जी जी, हम लाइव चाह रहे हैं, फेसबुक पे भी ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। थैंक्स। कोई और क्वेश्चन? मुझे लगता है सवाल खत्म हो गए हैं, तो हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। जी मैम, इसको क्यों नहीं खोलती हो वीडियो को? मैम बस आप क्वेश्चन। अच्छा, शाफिया, मैं आपका सेशन सुन रही थी लेकिन दूसरी तरफ यूनिसेफ का कोई सेशन चल रहा है तो वो भी साथ मुझे अटेंड करना पड़ रहा है। शुरू में तो मुझे डर लग रहा था कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, लेकिन अच्छी खासी तादाद है और फेसबुक पे भी लोगों ने ज्वाइन किया है। ये जो आज का सेशन है, आई एम श्योर तमाम पार्टिसिपेंट्स ने रियलाइज किया है और ऑलरेडी भी उनको पता है कि ये ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स है जो मेरे ख्याल में हर पेरेंट की नीड है। तो हम आप तमाम का जिन्होंने ज्वाइन किया है आपका शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें आज सीखी होंगी। हम देखते हैं क्या फीडबैक आता है, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम दोबारा इस सेशन को दोबारा भी चलाएंगे।
तो बहुत बहुत शुक्रिया शाफिया आपके टाइम का, और जो आपने इतना होमवर्क किया है, इतनी तैयारी की है इस सेशन के लिए, उस तमाम का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा अगर हमारे पार्टिसिपेंट समझते हैं कि इस पे दोबारा सेशन होना चाहिए, फिर हम दोबारा आपको जहमत देंगे। थैंक यू वेरी मच। Anytime, Khatija. Thank you so much. Thank you so much. It was a pleasure for me. थैंक यू जी। Thank you. Assalamu alaikum everyone. It's Parivesh here from Lahore. Walaikum salam. It's Parivesh from Lahore.